चाचा चौधरी और गुब्बारे की सैर। एक दिन रास्ते में, वाह, उड़ने वाला गुब्बारा। इसमें बैठकर आसमान की सैर करने का एक अपना ही आनंद होता है। बचपन से ही मेरी तमन्ना रही है कि मैं पंछी की तरह आसमान में उड़ूं। तो फिर चलो, आज तुम्हें इस गुब्बारे में बिठाकर सैर करा लाते हैं। किराया? बिल्कुल मुफ्त। अजी, क्यों मजाक कर रहे हो? खच्चू का काम जनता की सेवा करना है। खच्चू उस आदमी को लेकर गुब्बारे पर चढ़ जाता है। आओ, गुब्बारा उड़ने वाला है। खोटी से खोल दो। गुब्बारा आकाश में उड़ जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है खच्चू। आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। नीचे देखकर कितना रोमांचक लग रहा है। इमारतें, ट्रक, पेड़, सड़कें और आदमी सब छोटे नजर आ रहे हैं। हम जमीन से 1000 फुट की ऊंचाई पर हैं। तभी अचानक खच्चू अपना पिस्तौल निकाल लेता है। अच्छा, काफी सैर हो गई। अब तुम मेरे गुब्बारे से नीचे उतर जाओ। क्या? इतनी ऊंचाई से अगर मैं कूदूंगा तो मर नहीं जाऊंगा? अगर तुम सही सलामत जमीन पर उतरना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो। कमाल है। मेरे पास इस वक्त 1000 रुपए हैं। ये ले लो और मेहरबानी करके मुझे जमीन पर उतार दो। तुम अक्लमंद आदमी हो। खच्चू पैसे लेकर गुब्बारा जमीन पर उतार देता है। सुरक्षित जमीन पर आ गए। जाओ, अपने घर की राह लो। वह आदमी चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। रघुनंदन, मुंह लटकाए क्यों चले आ रहे हो? चाचा जी, गुब्बारे में बैठकर आसमान की सैर करके आ रहा हूँ। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मगर गुब्बारे वाले खच्चू ने मुझसे 1000 रुपए छीन लिए। तब तो वह दूसरों के साथ भी वही सलूक करेगा। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। खच्चू, आओ, मेरे उड़ने वाले गुब्बारे में बैठकर आसमान के नजारे देख लो। कोई किराया नहीं। अरे मतले पंगा। अरे भाई, मैं बैंक में रुपया जमा कराने जा रहा हूँ। लौटते वक्त तुम्हारे गुब्बारे में बैठूंगा। बैंक बाद में चले जाना, गुब्बारा उड़ने वाला है। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कहो, कैसा लग रहा है? वाह, क्या लाजवाब दृश्य है। खच्चू अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। नीचे कूदो। अबे क्या करता है? मैं समझा नहीं। यहाँ तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं। जान की सलामती चाहते हो तो अपना नोटों से भरा बैग मुझे दे दो। ये तो गया काम से। तभी एकाएक चाचा चौधरी चिल्लाते हैं, आग! कहाँ? यहाँ! चाचा चौधरी का एक जबरदस्त वार। चाचा चौधरी और खच्चू, अब तुम नीचे कूदो। रहम, एक शर्त पर। तुम भविष्य में लोगों को नहीं लूटोगे। मैं वायदा करता हूं। ठीक है, गुब्बारा नीचे उतारो। जमीन पर। ये रहे तुम्हारे रुपए। ओ हो। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और पिक्सी। रानी साहिबा के महल में। रानी साहिबा आ गई हैं। काफी देर से आई हैं। वह पिक्सी को सैर कराने ले गई थी। रानी साहिबा। रामदीन, क्या चाय और टोस्ट तैयार हैं? हाँ रानी साहिबा। दार्जिलिंग की स्पेशल चाय, मक्खन टोस्ट, कटलेट्स और बिस्किटें लेकर मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। मेरी आज ही नौकरी लगी है। अगर देर हो गई तो रानी साहिबा कहीं मुझे बर्खास्त ना कर दें। पिक्सी,
लो पियो। यह देख रामदीन चौंक जाता है। हैं? मैं समझा था कि चाय और बिस्किटें रानी साहिबा ने अपने लिए मंगवाए हैं, मगर वह तो उन्हें कुत्ते को खिला पिला रही हैं। तुम यहाँ नए हो ना, इसलिए तुम्हें हैरानी हो रही है। रानी साहिबा को पिक्सी बहुत प्रिय है, इसलिए वह उसे वही खिलाती हैं जो वो खुद खाती हैं। यही नहीं, वह उसे क्लब और सैर सपाटे पे भी ले जाती हैं। मगर एक कुत्ते को खिलाना ही है तो उसके लिए खाना जमीन पर डाल दो। डाइनिंग टेबल पर अपने साथ बैठाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब से इनके पति की मृत्यु हुई है, यह पिक्सी ही रानी साहिबा की एकांत जिंदगी का साथी है। इनके कोई औलाद नहीं है। क्या रानी साहिबा का कोई और रिश्तेदार नहीं है? सिर्फ एक आवारा और अय्याश भाई बक्कू है, जो शहर के दूसरे इलाके में रहता है। वह यहाँ तब आता है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। रानी साहिबा का भाई बक्कू। बहन, इस बदतमीज पिल्ले को नीचे उतारो। इसको तो तुमने बहुत सर पे चढ़ा रखा है। यह मुझे देखते ही भौंकने लगता है। पिक्सी शांत हो जाओ। बक्कू, अब कितने पैसों की जरूरत पड़ गई? तुम कैसे समझ गई कि मैं पैसों के लिए आया हूँ? बहन भाई को ना समझे ये कैसे हो सकता है? यह लो 10,000 और जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगे पिक्सी का मिजाज बिगड़ा रहेगा। बहन, तुम सचमुच अक्लमंद हो। मुझे बार बार यहाँ आकर मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों नहीं यह सारी जायदाद मेरे नाम वसीयत कर देती? आखिर तुम्हारे मरने के बाद सारा पैसा मुझे ही मिलने वाला है, और कोई तो है नहीं जो इतनी संपत्ति का वारिस बने। क्यों, क्या पिक्सी नहीं है? क्या पागल हो गई हो? कोई कुत्ते के नाम जायदाद वसीयत कराता है? लालची और मतलब परस्त इंसानों से वफादार कुत्ते बेहतर हैं। मैं देख लूंगा कि तुम कैसे एक आवारा पिल्ले के नाम वसीयत करती हो। इतना कहकर बक्कू वहां से चला जाता है। रात को। पिक्सी, रात हो गई, मीठे सपनों की नींद सो जाओ। इधर रामदीन। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे भी कुत्ता ही बनाना। आधी रात के बाद। ओह, आधी रात को बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुबह होने पर। सुबह हो गई। देखो पिक्सी उठ गया कि अभी तक सो रहा है। पिक्सी अपने बिस्तर से गायब होता है। पिक्सी! पिक्सी अपने कमरे में नहीं है। महल का कोना कोना देखो और उसे ढूंढ कर लाओ। सारे नौकर रानी साहिबा का हुक्म बजाने में लग जाते हैं। पर्दे के पीछे नहीं है, बेड के नीचे भी नहीं है। रानी साहिबा महल के अंदर और बाहर दूर दूर तक देखा है, मगर पिक्सी का कहीं पता न चला। जब तक मेरा पिक्सी नहीं मिलेगा मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। रानी साहिबा पुलिस को फोन मिलाती हैं। हेलो पुलिस। इंस्पेक्टर और बक्कू। बक्कू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? यह पुलिस स्टेशन चलकर बताएंगे। रानी साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो पिक्सी को ढूंढने का काम चाचा चौधरी को सौंपा जाए। कहते हैं उस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ भी करो, मुझे मेरा पिक्सी चाहिए। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, मैं देख रहा हूँ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। किसी समस्या में उलझा होगा साबू। चाचा जी, एक कुत्ते को ढूंढना है। लो, अब हमारी औकात कुत्ते बिल्लियों तक ही रह गई। नहीं चाचा जी, उस कुत्ते के साथ हमारी रानी साहिबा की जिंदगी टिकी हुई है। वह कुत्ता अगर ना मिला तो रानी साहिबा भूखी प्यासी मर जाएंगी। रामदीन, आगे बोलो। पिक्सी कुत्ता हमारी मालकिन को इतना प्रिय था
कि वह करोड़ों की जायदाद उसके नाम पर वसीयत लिखने को तैयार हो गई। कल रात को वह कुत्ता अचानक गायब हो गया। पुलिस ने रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू को पकड़ लिया है। बक्कू? बक्कू का नाम सुना है। चाचा चौधरी रामदीन के साथ चल देते हैं। रामदीन, आओ चलें। चाचा जी, क्या मैं भी आऊं? नहीं साबू, कुत्ता ढूंढना है, किसी शेर से लड़ाई नहीं करनी। रास्ते में क्या हम गलत रास्ते नहीं जा रहे? इधर तो पुलिस स्टेशन है। मैं ठीक रास्ते जा रहा हूं। पहले मुझे एक निर्दोष आदमी को छुड़ाना है। पुलिस स्टेशन में? आइए चाचा जी, आज इधर कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मैं रानी साहिबा के कुत्ते के सिलसिले में आया हूं। बड़ा सीधा सा केस है चाचा जी। रानी साहिबा उस कुत्ते को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहती थी। रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू ने उस कुत्ते का अपहरण कर उसे मार दिया ताकि रानी साहिबा की मौत के बाद बक्कू अकेला करोड़ों की जायदाद का वारिस बन सके। बक्कू कहाँ है? हवालात में। चलिए मैं आपको उससे मिलवा दूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं बक्कू की जमानत देता हूं। आप पछताएंगे। मैं जैसा कहता हूं वैसा करिए। इंस्पेक्टर बक्कू को आजाद कर देता है। जाओ, तुम आजाद हो। चाचा चौधरी और रानी साहिबा। रानी साहिबा, गमगीन मत होइए। जहां आपने कुत्ते को आखिरी बार देखा वहां ले चलिए। क्या नाम बताया था उसका? पिक्सी। घटना स्थल पर। चौधरी साहब, मैंने पिक्सी को आखिरी बार यहीं सुलाया था। रसोई घर से एक मटन की हड्डी मंगवा दीजिए। हम कुत्ते को यहाँ तलाश कर चुके हैं। जब वह यहाँ नहीं है तो हड्डी कौन खाएगा? जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। रामदीन हड्डी ले आता है। लीजिए, यह रही हड्डी। चाचा चौधरी हड्डी को हाथ में लेकर कुत्ते को आवाज लगाते हैं। पिक्सी। रामदीन, तुम तो कहते थे इस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है। मुझे तो यह कोई बावला नजर आता है। पिक्सी। रानी साहिबा, वह आदमी अपने काम में कभी फेल नहीं हुआ। पिक्सी। तभी पिक्सी के भौंकने की आवाज आई। कमाल है। और पिक्सी वहां रखे कपड़ों के ढेर में से उछलकर सामने आ गया और हड्डी को खाने लगा। रानी साहिबा, संभालिए अपने कुत्ते को। चाचा चौधरी। रात को बर्फीला तूफान आया था। ठंडी हवाएं खिड़की के टूटे शीशे से होकर अंदर आती रही। पतली चादर में कुत्ता ठिठुर गया और दूर पड़ी रजाइयों में जा छुपा और देर तक सोता रहा। नौकरों ने सारे कोने तलाश कर लिए मगर रजाइयां उठाकर ना देखी। हड्डी की खुशबू कुत्ते के नथुनों में पहुंचते ही वह उछल कर आ गया। इतना कहकर चाचा चौधरी वापस घर की ओर चल देते हैं। चाचा जी, मेरी एक जिज्ञासा दूर करते जाइए। आपको कैसे पता चला कि बक्कू निर्दोष है? रामदीन, तुलसी पनवाड़ी ने मुझे सुबह बता दिया था कि बक्कू सारी रात उसके यहाँ बैठा ताश खेलता रहा। एक आदमी एक समय में दो जगह तो हो नहीं सकता ना। चाचा चौधरी और मटर पुलाव। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे होते हैं। चाचा जी, मटर पुलाव खाने का दिल कर रहा है। साबू, अगर कुछ खाना है तो हमें घर की तरफ चलना चाहिए। घर चलते हैं। वहाँ तेरी चाची गर्मा गर्म हमें मटर पुलाव बनाकर खिलाएगी। तो फिर जल्दी पहुंचना चाहिए क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है। घर पहुंचकर, लो, हम पहुंच गए। अरे भगवान, आज हमारा मटर पुलाव खाने को दिल कर रहा है। चाची मुंह उठाया और आ गए मटर पुलाव खाने। घर में चावल का एक दाना भी नहीं और गैस भी खत्म है। इस समय खाने को कुछ नहीं मिल
लेकिन मुझे और साबू को बड़ी भूख लगी है। देखो जी, अगर मटर पुलाव खाना है तो 10 किलो चावल, 5 किलो हरे मटर, ईंधन और घी लाना होगा। इनमें से कोई भी चीज ना आई तो मटर पुलाव नहीं बन सकता। ये सुनकर चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। चल भाई साबू, इन चीजों का कहीं से इंतजाम करें। भूख इतनी तेज लगी है चाचा जी कि अगर इस समय सूखे चने भी खाने को मिल जाते तो मैं उन्हें मेवा समझता। सेठ दमकल दास। माना तुम्हारे दोस्त लाल गनी का परिवार खाने पर आ रहा है, पर तुमने मटर पुलाव इतना बनवा लिया है जैसे कोई बारात जीमने आ रही हो। सेठानी, लालगनी का परिवार किसी क्रिकेट टीम से कम नहीं और वह खाते भी दिल खोलकर हैं, इसलिए इतना खाना उनके लिए बनाना मुनासिब है। तभी फोन की घंटी बजती है। मैं टेलीफोन सुनकर आया। हेलो, क्यों? सेठ दमकल दास मुंह लटकाए वापस आता है। लालगनी का फोन था। वह कह रहा था कि अचानक काम पड़ जाने की वजह से आज उसका परिवार खाने पर नहीं आ सकेगा। इतने सारे मटर पुलाव का क्या करेंगे? खाना फेंकना ठीक नहीं, किसी दूसरे खाने वालों को घेर कर लाता हूँ। इतना कहकर सेठ दमकल दास घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में ये 2 ही दर्जन के बराबर खाने वाले लगते हैं। महानुभावों, मेरे यहाँ स्वादिष्ट मटर पुलाव बना पड़ा है, मगर कोई खाने वाला नहीं मिल रहा। अगर आप दोनों मेरे मेहमान बने तो बड़ा एहसान होगा। ईश्वर, तेरी अजब लीला है। कहीं खाने वाले हैं तो खाना नहीं, कहीं खाना है तो खाने वाले नहीं। चाचा चौधरी और साबू सेठ दमकल दास के साथ चल देते हैं। चल साबू, आज सेठ जी के यहाँ ही मटर पुलाव खाया जाए। सेठ का घर। अंदर आ जाइए, मेरा साथी बाहर ही रहेगा। लो, तुम वहीं खाओ। घर के अंदर। वाह, सचमुच स्वादिष्ट है। घर के बाहर। आखिर ईश्वर ने सुन ही ली। वहीं से पास में। बशनो, मेरी नाक में मटर पुलाव की खुशबू आ रही है। जिखो, करीब ही एक लंबा आदमी वह खा रहा है। मेरे हाथ में बंदूक और फिर वह बदतमीजी से अकेला खाए जा रहा है। मैं उससे वो छीन कर लाता हूँ। इतना कहकर जिखो साबू की ओर बढ़ जाता है। अरे मत ले पंगा। जिखो और साबू। क्या तुम मटर पुलाव खा रहे हो ना? हाँ, बड़ा जायकेदार है। वह पूरा बर्तन मेरे हवाले कर दो। 1 मिनट ठहरो। जल्दी। अबे बच गए। साबू बर्तन उसकी ओर उछाल देता है। लो। ओह! इधर चाचा चौधरी आवाज सुनकर बाहर निकलते हैं। साबू, मैंने बर्तन गिरने की आवाज सुनी। बर्तन गिरा तो था, पर किसी के सर पर। लेकिन तुम्हारा मटर पुलाव? वह मैं खा चुका था। इसे हटाओ। साबू बर्तन को उठा लेता है। लो। बाप रे, मेरी गर्दन टूट गई। चाचा चौधरी और राका। एक दिन रास्ते में। सेठ, कहाँ भागे जा रहे हो? अब बैंक में पैसा जमा कराने। कितना? 1 लाख। बोलने वाला सामने आ जाता है। लाओ, वह मेरे पास जमा करा दो। हैं? वह आदमी वहां से दौड़ लगा देता है। बचाओ, राको आ गयो। राका। अब यह रुपए मेरे हैं। थोड़ी दूरी पर। दमयंती, तुम्हारे नेकलेस का डिजाइन सुंदर है। यह मेरे पति ने मेरे जन्मदिन पर उपहार में दिया था। बाकी का सारा जेवर मेरी शादी पर मुझे मिला था। राका उन्हें घेर लेता है।
जेवर तुम काफी पहन चुकी। अगर चाहती हो कि तुम जिंदा रहो तो सारे जेवरात उतार कर मेरे हवाले कर दो। जान बख्श दो और सारे जेवर ले लो। राका जेवर ले लेता है। हा, हा, हा। इस तरह मेरे पास काफी धन दौलत इकट्ठी हो जाएगी। चाचा चौधरी और साबू। साबू, मेरी खोपड़ी पर खुजली हो रही है। एक्जिमा हो गया होगा, कोई मरहम लगाओ। नहीं चाची, जब चाचा जी के सर पर खारिश होती है तो वह संकेत है कि कहीं हमारी जरूरत है। तभी सेठ वहां आता है। चाचा चौधरी, उधर राको ने मेरो 1 लाख रुपयो लूट लियो। धनपत सेठ, कहीं तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया? यह कैसे हो सकता है? हमने राका को पेड़ के तने में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। चाचा चौधरी, राका ने मेरे सारे जेवरात छीन लिए। दमयंती, तुमने सपना देखा होगा, राका बंद है। तभी कई और लोग वहां आते हैं। हमें राका ने लूट लिया। जान से मारने की धमकी दी। राका। साबू, इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। आओ देखें। दोनों वहां से चल देते हैं। थोड़ी दूरी पर, रोशन बाबू, तुम्हारी अंगूठी बड़ी चमक रही है। क्यों ना इसमें 50,000 रुपए का हीरा जो लगा है, वह हीरा मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी उंगली काट कर उसे उतार लूंगा। ऐसा ना करना, मैं अंगूठी उतारता हूं। तभी रुको, वह अंगूठी तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? देखते हैं कौन मरता है। सब जानते हैं कि राका मर नहीं सकता। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने जा रहा हूँ। और राका साबू पर वार कर देता है। साबू हथियार को थाम लेता है और एक जबरदस्त घुसा। मैं जानता था कि यह नकली है। असली राका मामूली राहगीरों को नहीं लूटता। तुम कौन हो? मैं जिस्बा हूँ, सर्कस में काम करने वाला एक मामूली कर्मचारी। मुझे सर्कस से निकाल दिया गया। तब मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं खूंखार राका का भेष बदल कर लोगों को लूटूं। मैंने सुन रखा था कि राका कभी नहीं मरता, इसलिए लोगों को डराने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था। तुम्हें लूट का सामान वापस करना होगा। आइए, अपने जेवर और रुपए वापस ले जाइए। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और गुलामों की बिक्री। तबेकिस्तान का एक गुलाम बाजार। एक से एक बढ़िया गुलाम, सस्ते दामों में। मुताबो, हमें इनमें से एक भी गुलाम पसंद नहीं। तो फिर आपको कैसा गुलाम चाहिए? साबू जैसा। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में चाचा चौधरी के पास एक लंबा चौड़ा इंसान है, उसे ला दो, हम 1 लाख दिनार देगा। कमाल है। दिनार 1 अरब सिक्का। 1 लाख दिनार? इतने में तो मैं 10 साबू तुम्हारे हवाले कर दूं। अबे बच गए। मुतैबो चाचा चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी, साबू को बेचोगे? हैं? भाई, साबू कोई भेड़ बकरी नहीं जो तुम खरीदने निकल पड़े। गुलामों की खरीद फरोख्त का जमाना लग गया है। अब हर इंसान आजाद है। ये सुनकर मुतैबो वापस चल देता है। मैंने कभी हार नहीं मानी चौधरी। साबू को गुलाम बनाकर ही दम लूंगा। रास्ते में रुस्तम, वह देखो, साबू झपकी ले रहा है। पहना दो इसके हाथों में जंजीरें और गुलाम बनाकर ले चलो। वो दोनों साबू को जंजीरें पहना देते हैं। आका,
मैंने इसको जंजीरें लगा दी है। अबे क्या करता है? मुतैबो का हंटर चल जाता है। उठो, तुम्हारी आजादी के दिन खत्म हुए। तबाकिस्तान का गुलाम बाजार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साबू ने अपने आप को जंजीरों में बंधा पाया तो उसे गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। एक झटके में साबू ने वो जंजीर तोड़ डाली। मुतैबो, नहीं, मुझे मत पकड़ो। ये तो गया काम से। साबू का एक जोरदार घूसा और मुतैबो हवा में उड़ता हुआ सीधा अस्पताल के सामने गिरा। हाय, चाचा चौधरी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि गुलामी के दिन लद गए हैं। चाचा चौधरी और मगरमच्छ। साबू को नहाए हुए बहुत दिन हो गए थे। चाची, आज मैं स्नान करूंगा। अरे हमारे पास इतनी बड़ी बाल्टी और लोटा नहीं जिससे तू नहा सके। दूसरे तेरे नहाने में हजारों गैलन पानी खर्च होगा, उसका बिल कौन देगा? बेहतर यही होगा कि तू किसी तालाब या नदी में जाकर स्नान कर। यह सुनकर साबू चल देता है। ठीक है, मैं पास के तालाब में जाकर नहा लेता हूँ। साबू, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरा खुली हवा में टहल लूंगा। तालाब के किनारे पर। यह रहा तालाब। जब तक तुम नहाओ मैं टहलता हूँ। साबू तालाब में उतर जाता है। वाह चाचा जी, तैरने में बड़ा मजा आ रहा है। तभी एक मगरमच्छ साबू का पांव जकड़ लेता है। ओह, ये क्या? बचाओ, मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया। साबू, तू इतना ताकतवर होते हुए भी मगरमच्छ से पैर नहीं छुड़ा सकता। पानी में मगरमच्छ की ताकत कई गुना हो जाती है चाचा जी। आदमी की आधी रह जाती है। वह मुझे गहराई में खींचे ले जा रहा है। मुझे बचाओ। चाचा चौधरी पास ही मौजूद पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक तरकीब सूझी है। चाचा पत्थर को धकेलने के लिए जोर लगाते हैं। साबू, एक तरफ हट जाना। चाचा चौधरी पत्थर को नीचे तालाब में लुढ़का देते हैं। भारी पत्थर गिरने से तालाब का पानी जोर से उछला। साबू और मगरमच्छ भी साथ में ही उछलते हैं। दोनों पानी के बाहर धरती पर आ गिरते हैं। अब सूखी धरती पर मेरी ताकत ज्यादा है और मगरमच्छ की कम। साबू पूरी ताकत से पैर झटकता है। मगरमच्छ दूर पानी में जा गिरता है। साबू और चाचा चौधरी। चाचा जी, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अरे भाई, कभी तुमने मेरी मदद कर दी, कभी मैंने तुम्हारी। चाचा चौधरी और खेल खिलाड़ी। एक दिन खेल के मैदान में। मंगर, इस बार मैं सेंचुरी बनाने जा रहा हूँ या फिर शून्य। यह गई मेरी स्पिन बॉल। बैट्समैन बॉल को एक जबरदस्त शॉट लगाता है। यह गेंद फील्डर नागजोन के सिर के ऊपर से निकल जाएगी। तभी फील्डर नागजोन एक जाला निकालता है और बॉल को उसमें लपक लेता है। आउट। इस तरह से किया गया कैच क्रिकेट के नियमों की किसी किताब में नहीं माना जाता। हमारे खेल में सब चलता है। बैट्समैन वापस चल देता है। जाओ पवेलियन में और अगला बैट्समैन भेजो। अगला बैट्समैन साबू। फिक्र ना करो मंगर, मैं आ रहा हूँ। हाय,
अगला बैट्समैन बड़ा लंबा चौड़ा है, मगर जब तक मेरा ये जाल है कोई भी बैट्समैन आउट करना मुश्किल नहीं। बस तुम गेंद थोड़ी उछाल देना। मंगत गेंद को थोड़ा उछाल कर फेंकता है। मेरी अगली गेंद। साबू एक जोरदार शॉट लगाता है और बॉल हवा में ऊंची उछल जाती है। नागजोन, गेंद बहुत ऊंची चली गई है। जब भी वह नीचे आएगी मेरे जाल में गिरेगी और लंबू आउट। अबे बच गए। बॉल नीचे आकर सीधा जाल में गिरती है और फील्डर की नाक तोड़ देती है। आओ, हाय मेरी नाक, गेंद ने इसे जख्मी कर दिया। मंगत, मेरा जाल और नाक दोनों टूट गए। तुम फील्ड के बाहर जाओ, तुम्हारे बदले में दूसरा खिलाड़ी बुलाता हूं। जोशीले, मैदान में आओ और नागजोन की जगह फील्डिंग करो। जोशीला मैदान में आता है। वह बेवकूफ था जो कच्चा जाल लेकर फील्डिंग करता था। मैं यह पीतल की मजबूत बाल्टी लाया हूं। बैट्समैन अब आउट समझो। मंगत अगली बॉल फेंकता है। ये संभालो मेरी गुगली। साबू का एक और जोरदार शॉट। जोशीले, लपको। जोशीले की बाल्टी के तले से बॉल टकराकर सीधा मंगत के सिर पर गिरती है। ओह! आओ, दर्द के मारे मेरी खोपड़ी सन हो गई। हम काफी पिट लिए। मास्टर फौलाद के पास चलते हैं। वह इस लंबू से निपटने का तरीका बताएगा। साबू और मंगत, 1 घंटे का लंच ब्रेक, उसके बाद खेल शुरू होगा। बड़ी जल्दी विश्राम कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और दोनों वहां से चल देते हैं। आओ, वह पास ही है। मास्टर फौलाद, एक बैट्समैन हमें खूब पिदा रहा है। उसे आउट करने का कोई तरीका? मैं उसे हमेशा के लिए आउट कर दूंगा। क्रिकेट भी कोई खेल है। चक्का फेंकने के लिए उसे चैलेंज करना चाहिए। पर वह तुमसे ज्यादा बलिष्ठ है और चक्का फेंकने में भी तुम्हें मात दे सकता है। वह मुझे तब हराएगा जब चक्का फेंकेगा। मेरी योजना है कि उसे पहले ही नकारा बना दूं। मेरे हाथ में जो है ये चक्का मैं फेंकूंगा। मेरे प्रतिद्वंदी ने जो फेंकना है वह चक्का इधर अंदर है। मास्टर फौलाद उन्हें इमारत के अंदर लेकर जाता है और वहां आग में तपते हुए चक्के को पकड़ से उठाता है। देखो, भट्टी में तपकर यह लोहे का चक्का गर्म हो गया है। जब वह इसे उठाएगा तो उसका हाथ झुलस जाएगा और वह क्रिकेट का बैट पकड़ने के काबिल नहीं रहेगा। कमाल है। जाओ जोशीले, उसे बुला कर लाओ। जोशीला वहां से चल देता है। साबू, खाली बैठे बोर हो जाओगे। जब तक लंच ब्रेक है वहां जाकर चक्का फेंकने का खेल क्यों नहीं खेलते? वाह, ताकत आजमाने का वह अच्छा खेल है। इधर मास्टर फौलाद, लोहे के गरम चक्के को पत्थर पर रख दूं। तभी साबू वहां आता है। क्या यहाँ प्रतियोगिता हो रही है? हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। देखना है कि तुम में कितना दम है। मास्टर फौलाद अपने हाथ में थमे चक्के को हवा में जोर से उछाल देता है। यह गया मेरा चक्का। दूसरा चक्का उठाओ और मेरे चक्के से ज्यादा दूर फेंक कर दिखाओ, नहीं तो हार कबूल करो। मैं कोशिश करता हूँ। साबू चक्के की ओर बढ़ता है। तभी साबू, उसे मत उठाना। है? छछुंदर, तुम हमारा खेल रोकने आए हो? मैं तुम्हारा खेल रोकने नहीं आया। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इस चक्के पर राख लगी है। जो इसे उठाएगा उसके हाथ मैले हो जाएंगे। चाचा चौधरी पानी से भरी बाल्टी चक्के के ऊपर उलट देते हैं। क्यों ना चक्के को पानी से धोकर साफ कर दिया जाए। चाचा चौधरी,
और फिर साबू अब चक्का उठाओ और फेंको। साबू चक्के को उठाकर हवा में उछाल देता है। वाह, वह बादलों में गया। मंगत, लंच ब्रेक खत्म हो गया। आओ अब क्रिकेट मैच शुरू करें। तौबा, मैं हार स्वीकार करता हूं। चाचा चौधरी और पागल हाथी। एक दिन रामपुर गांव में भगदड़ मची हुई है। भागो, पागल हाथी आया। जान बचाओ। जंगल से निकलकर एक पागल हाथी जंबो गांव के लोगों को रौंदने लगता है। भागो! बचाओ। एक शिकारी आगे आता है। फिक्र मत करो, मैं अभी इस पागल हाथी को गोलियों से भून दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाता, जंबो उसे अपनी सूंड में जकड़ लेता है। बचाओ। दर्जनों लोगों को कुचलने के बाद जंगल में जंबो वापस चला जाता है। अब क्या करें? पागल जंबो हर रोज की मुसीबत बन गया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। मैं पास के शहर जाता हूँ, वहां चाचा चौधरी रहता है, वही इसका कोई हल निकालेगा। दूसरे दिन एक ग्रामवासी चाचा चौधरी के पास भागता हुआ आता है। चाचा जी, हमें बचा लीजिए। क्यों भाई, क्या हुआ? हमारे गांव रामपुर में एक पागल हाथी हर रोज जंगल से आकर दर्जनों आदमियों को कुचल जाता है और सारे मकानों को तोड़-फोड़ जाता है। चल भाई साबू, तेरे लिए काम आ गया। रामपुर चलने को तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ चाचा जी। चाचा जी, हाथी बड़ा खूंखार है, क्या आप अपने साथ कोई भाला, तलवार या बंदूक नहीं ले जाएंगे? हा, 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 हा। हम अपने पास कोई हथियार नहीं रखते। रामपुर पहुंचकर, गांव वासियों, अब आपको जंबो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यह मेरा वायदा है। तभी जंबो वहां आता है। भागो, भागो, पागल जंबो आ गया। साबू, जंबो को रोको। साबू। जय बजरंग बली। साबू को सामने देखकर पागल हाथी साबू पर टूट पड़ता है। साबू हाथी के दांतों को पकड़ लेता है और पैंतरा बदलकर वह हाथी को जकड़ लेता है। चाचा जी, कहो तो गला घोटकर इसे मार डालूं। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आता है। ना ना, इसे मारना मत, इसे हमारे हवाले कर दो। है, आपकी तारीफ। मैं सर्कस का मैनेजर हूँ। यदि आप इस हाथी को हमारे हवाले कर दें तो हम इसे ट्रेनिंग देकर सर्कस के शो में पेश किया करेंगे। इसके बदले आपको मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। ठीक है, लाइए। साबू हाथी को पिंजरे में बंद कर देता है। यह लो 1 लाख का चेक। शुक्रिया। चौधरी साहब, आप इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे? अरे भाई, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, इतने रुपए का क्या करूंगा भला। मैं इसे प्रधानमंत्री के बाढ़ पीड़ित कोष में देने जा रहा हूँ। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और अंतरिक्ष की महिला। साबू ने एक अजीब से यान को उतरते देखा। यह किसी दूसरे ग्रह से आया लगता है। मुझे क्या? उस यान में से एक महिला उतरी। जमीन पर उतरते ही एक भयंकर अजगर ने उसके पांव को चारों ओर से लपेट लिया। ओह, उसने मेरी टांग को जकड़ लिया। बचाओ, बचाओ। साबू आवाज सुनकर पलटता है।
और अपनी अटूट शक्ति से अजगर को अलग कर देता है। साबू और वह महिला। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। शादी? यह सुनते ही साबू वहां से दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो! भागकर कहाँ जाओगे? चाचा चौधरी। चाचा जी बचाओ, वह महिला मेरे साथ शादी करने पर तुली है। तुम साबू के साथ शादी नहीं कर सकती, वह बाल ब्रह्मचारी है। तो फिर तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं मंगल ग्रह की रानी हूँ, तुम्हें वहाँ का राजा बना दूंगी। अच्छा, तो मैं तैयार हूँ। चाचा जी, चाची आ रही है। चाची। देखती हो, मेरे होते हुए तुम दूसरा ब्याह कैसे रचाते हो? मार मार के दिन में तारे दिखा दूंगी। बाप रे, इसने कहां से सुन लिया? चाची! मेरी तौबा, अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तुम शादी नहीं कर सकते तो किसी दूसरे व्यक्ति को इसके लिए तैयार करो, वरना मेरे सिपाही आकर तुम दोनों को मंगल ग्रह पर ले जाएंगे। तभी अरे, यह कैसा शोर है जो मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहा है? यह कल्लू कुम्हार का कुंवारा गधा है, इसे खूबसूरत दुल्हन की तलाश है। शादी की बात सुनकर झूमता हुआ दौड़ा आया है। यह सुनकर वह महिला वहां से दौड़ लगा देती है। क्या यह गधा मुझसे शादी करना चाहता है? ठहरो, इससे अच्छा वर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और अंतरिक्षयान हवा में उड़ान भर लेता है। लो भाई साबू, कल्लू कुम्हार के गधे ने हम दोनों की मुसीबत टाल दी। चाचा चौधरी! चाचा चौधरी और चौखट चोर। नामी चोर चौखट। ओहो, आज पुलिस बुरी तरह से पीछे पड़ी है, बचना मुश्किल है। मेरी शक्ल कमबख्त टकसाली रुपए की तरह मशहूर हो चुकी है, हर कोई पहचान लेता है। अगर मैं जल्दी से अपना भेष बदल लूं तो शायद बच जाऊं। और चौखट चोर अपना भेष बदल लेता है। हरिओम। हाय महाराज, जरा मेरा हाथ देखकर बताइए कि नामी चोर चौखट कब मेरे हाथ लगेगा? उसकी वजह से मेरी तरक्की रुकी हुई है। बेटा, चौखट को पकड़ना तेरे किस्मत में नहीं, इसलिए उसका ख्याल छोड़ दे। अगर यही मेरे भाग्य में है तो ठीक है, ना चौखट पकड़ा जाएगा ना मेरी तरक्की होगी। ये लीजिए दक्षिणा, 10 रुपए। कमाल है। पुलिस वाला दक्षिणा देकर वहां से चल देता है। ये तो बड़ा अच्छा धंधा है। तभी चाचा चौधरी और साबू वहां से गुजरते हैं। हरिओम बच्चा, अपनी किस्मत का हाल जान लो। बाबा जी, मुझे भविष्यवाणियों में एतबार नहीं, मैं अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाता हूं। अरे लंबू, तू ही अपना भविष्य पूछ ले। बाबा जी, मुझे जुकाम हो रहा है, मेरा आपके करीब आना मुनासिब नहीं। बच्चा, मेरा भाग्य बड़ा प्रबल है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। अपना हाथ इधर लाओ। साबू अपना हाथ चौखट की ओर बढ़ा देता है। आप नहीं मानते तो लीजिए, लेकिन हमारे ग्रह पर ज्योतिषी पैरों की रेखाएं देखकर किस्मत का हाल बताते हैं। साबू जुपिटर का वासी है। लेकिन जरा ठहरिए, मुझे छींक अशू। और चौखट के नकली बाल उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। अरे, यह दाढ़ी मूछ तो नकली है। तभी पुलिस वाला वहां आ धमकता है।
लेकिन यह चौखट चोर असली है और चौखट को गिरफ्तार कर वहां से ले चलता है। चौखट, तू मेरे हाथ में आ गया है, अब मेरी तरक्की पक्की है। हा, 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 हा। जो अपना भविष्य नहीं जानता वो दूसरों का भविष्य बताता फिर रहा है।